18वीं सेंचुरी हिंदुस्तान, एक टूटा हुआ ख्वाब। जो शानदार मुगल सल्तनत कभी काबुल से बंगाल तक फैली थी, अब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। दिल्ली में बैठे बादशाह सिर्फ नाम के थे, उनकी हुकूमत शहर की टूटी दीवारों तक सिमट गई थी। इस खालीपन में नए खिलाड़ी मैदान में आ चुके थे। डेक्कन से उठा मराठा तूफान पूरे सेंट्रल इंडिया पर छा गया था। हैदराबाद में निजाम और अवध बंगाल में नवाब अपने अपने रजवाड़े बना चुके थे। हिंदुस्तान अब एक नहीं था, यह अलग अलग इरादों का बिखरा हुआ शीशा था। और फिर पश्चिम से एक आंधी आई। पहले ईरानी हमलावर नादर शाह ने दिल्ली को लूटकर तबाह कर दिया। अपने साथ तख्त-ए-तौस और कोहिनूर हीरा ले गया, पर पीछे खून की नदियां छोड़ गया। उसके बाद आया अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली। उसने पंजाब की ज़रके ज़मीन को हुकूमत करने के लिए नहीं, बल्कि बार बार लूटने के लिए इस्तेमाल किया। दशकों तक पंजाब ने सिर्फ अफगानी घोड़ों की टाप, जलते हुए गांवों का धुआं और अपने लोगों को गुलाम बनाकर ले जाते हुए देखा। इसी दौरान समुंदर के किनारे से एक नई ताकत चुपचाप बड़े हिसाब से आगे बढ़ रही थी। एक ऐसी ताकत जो आई तो सौदागरों के भेस में थी, लेकिन उनके इरादे बादशाहों वाले थे। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर की जीत के बाद वो बंगाल के मालिक बन चुके थे। अब उनकी नजर उत्तर की तरफ थी। हिंदुस्तान की उस अफरा तफरी और दौलत पर बिसात बिछ चुकी थी, मोहरे चलने लगे थे। हिंदुस्तान का दरवाजा पंजाब लावारिस था, लहूलुहान था और किसी के भी कब्जे में आने को तैयार था। लेकिन इस जमीन पर एक और कहानी लिखी जा रही थी, एक ऐसी कहानी जो जुल्म के अंधेरे में जन्मी थी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा को गुरु ग्रंथ साहिब जी के हवाले कर दिया, पर साथ ही उन्होंने बंदा सिंह बहादुर को पंजाब भेजा ताकि वो बेगुनाहों पर हुए अत्याचार का बदला ले सके। बंदा सिंह ने सरहिंद को तबाह करके पहले आजाद सिख राज की नींव रखी, लेकिन ये राज सिर्फ 8 साल चला। 1716 में बंदा सिंह और उनके साथियों की दिल्ली में हुई शहादत ने सिख इतिहास का सबसे अंधेरा पन्ना लिखा। सिखों के सरों पर इनाम रखे गए। इस दौर को घल्लू घारा यानी कत्ले आम के नाम से जाना जाता है। खालसा या तो शहीद हो गया या जंगलों में जा छिपा, लेकिन उनकी रूह नहीं टूटी। सिख इतिहासकारों के अनुसार जब अहमद शाह अब्दाली के जनरल जहां खान ने 1757 में श्री हरमंदिर साहिब की बेअदबी की और पवित्र सरोवर को अपवित्र किया, तो ये खबर दमदमा साहिब में बैठे बाबा दीप सिंह जी तक पहुंची। 75 साल की उम्र में बाबा दीप सिंह जी ने अपना भारी खंडा उठाया और जमीन पर एक लकीर खींचकर कहा, जो शहादत पाने को तैयार है वही इस लकीर को पार करके मेरे साथ अमृतसर चले। उनके साथ हजारों सिख योद्धा चल पड़े। उनकी मिसल उनकी और अन्य शहीदों की कुर्बानी के बाद शहीदा मिसल के नाम से जानी गई। उनका जज्बा ही खालसा की ताकत थी। नवाब कपूर सिंह जैसे नेताओं ने बिखरी हुई ताकत को एक किया और 12 मिसल्स की नींव रखी। ये मिसल्स आपस में लड़ती जरूर थीं, लेकिन अफगान हमलावरों के खिलाफ हमेशा एक हो जाती थी। उन्होंने पंजाब को संभाल कर रखा था। अब जरूरत थी किसी एक की जो इन 12 अलग अलग मोतियों को एक धागे में पिरो सके। इसी माहौल में 1780 में सुकर चकिया मिसल के चीफ महासिंह के घर एक बेटा पैदा हुआ।
रंजीत सिंह सिर्फ एक मिसल सरदार का बेटा नहीं था, वो एक विरासत का वारिस था। उसके दादा सरदार चरत सिंह ने सुकर चकिया मिसल की नींव रखी थी और अफगानों से लोहा लिया था। उसके पिता महा सिंह ने इस मिसल को और भी ताकतवर बनाया। उनके खून में ही विरोध और जीत थी। पैदा होने पर नाम रखा गया बुद्ध सिंह। किस्मत को कुछ और मंजूर था। चेचक की एक भयानक बीमारी ने उस बच्चे की जान तो बख्श दी, लेकिन उसकी बाईं आंख की रोशनी छीन ली और चेहरे पर हमेशा के लिए दाग छोड़ दी। उसके पिता ने कहा, ये जंग जीत कर लौटा है, और उसका नाम बदल कर रख दिया रंजीत सिंह, जंग का विजेता। स्कूल की पढ़ाई, किताबें उसके नसीब में नहीं थीं। उसका स्कूल था मैदान जंग। 10 साल की उम्र में उसने अपनी पहली जंग लड़ी। 12 साल में पिता का साया उठ गया और वो अपनी मिसल का सरदार बन गया। 13 साल में एक कातिलाना हमले से बचकर उसने हमलावर को ही मार गिराया। वो बचपन नहीं था, ये एक तलवार की धार थी। ऐसे ही इंसान के लिए शायद इकबाल ने लिखा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। पंजाब का दिल लाहौर तड़प रहा था। 1799 में लाहौर के लोगों ने 19 साल के रंजीत सिंह को एक गुप्त न्योता भेजा। आओ, उन्होंने कहा, और हमें आजाद कराओ। अपनी होशियार सास सदा कौर की मदद से रंजीत सिंह ने लाहौर पर चढ़ाई कर दी। इतिहासकार कहते हैं कि यह सिर्फ एक शहर की जीत नहीं थी, यह मिसलदारी सिस्टम के अंत की शुरुआत थी। रंजीत सिंह एक सरदार की तरह नहीं, एक बादशाह की तरह सोच रहा था। हम यहां राज करने नहीं, सेवा करने आए हैं। ये शहर अब किसी सरदार का नहीं, ये खालसा का है, ये पंजाब का है। वैसाखी के दिन 1801 में 21 साल की उम्र में रंजीत सिंह को पंजाब का महाराजा ऐलान किया गया, लेकिन उसने ताज पहनने से इनकार कर दिया। उसने सिक्के अपने नाम पर नहीं, गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर चलाए। रंजीत सिंह जानते थे कि एक सल्तनत बनाने के लिए सिर्फ बहादुरी काफी नहीं है, एक नई मॉडर्न जंग की मशीन चाहिए थी। उन्होंने पश्चिम की तरफ देखा, एक गोरे हाकिम की नजर से नहीं, एक स्टूडेंट की नजर से। When we arrived, the Khalsa army was a magnificent, wild force of cavalry. The Maharaja, this one-eyed king, he saw what we saw in Napoleon's armies. He wanted discipline. He hired us. उसकी फौजी खास, उसकी स्पेशल ब्रिगेड पूरे एशिया की शान बन गई। उसकी आर्टिलरी एक मिसाल थी। इस नई फौज के साथ हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाला था। पहले उसने सिख मिसल्स को एक किया, फिर शुरू हुआ असली तूफान। अमृतसर, कसूर, कांगड़ा, अटोक, मुल्तान, कश्मीर, एक के बाद एक सब उसके झंडे के नीचे आ गए। 800 साल में पहली बार हमले का रुख पलट गया था। शिकारी अब शिकार बन चुका था, और इस जीत के पीछे था महाराजा का सबसे बड़ा योद्धा, उसकी तलवार की धार, सरदार हरि सिंह नलवा। एक ऐसा जनरल जिसके नाम से अफगान सरहद के उस पार माएं अपने बच्चों को डराती थी, कहती थी, चुप कर जा वरना नलवा आ जाएगा। हरि सिंह ने ही कसूर, मुल्तान और आखिर में पेशावर फतह किया। उन्होंने ही खैबर पास पर खालसा का झंडा गाड़ा, जहां से कभी हमलावर आया करते थे। लेकिन रंजीत सिंह सियासत का भी उस्ताद था। अमृतसर की संधि से उसने सतलज नदी को अंग्रेजों के साथ अपनी सरहद बना लिया। वो जानता था कब लड़ना है और कब हाथ मिलाना है। ये एक ऐसी शतरंज की चाल थी जिसने उसे उत्तर और पश्चिम में अपनी सल्तनत बनाने की पूरी आजादी दे दी। उसकी सल्तनत एक सिख राज नहीं थी,
ये एक पंजाबी सल्तनत थी। वो गुरु गोबिंद सिंह के शब्दों पर जीता था, मानस की जात सबे एकै पहचान बो। उसका वजीर आजम एक मुसलमान था, फकीर अजीजुद्दीन। उसका फाइनेंस मिनिस्टर एक हिंदू, दीवान दीनानाथ। पंजाब के इतिहासकार जैसे सीताराम कोहली उनके खालसा दरबार रिकॉर्ड्स की स्टडी से बताते हैं कि उनका प्रशासन कितना डिटेल में था। सरकार को अलग अलग दफ्तरों यानी डिपार्टमेंट्स में बांटा गया था। रेवेन्यू का बटाई सिस्टम था ताकि किसान पर ज्यादा बोझ न पड़े। इंसाफ और अवाम की भलाई उसके राज के स्तंभ थे। उजी अदालत का रोजनामचा उम्दात व तवारीख बताता है कि एक बार अकाली फुला सिंह ने उन्हें एक गलती के लिए सबके सामने सजा सुनाई और महाराजा ने, पंजाब के शेर ने, अपना कुर्ता उतारकर अपनी पीठ पेश कर दी। बादशाह होकर भी वो गुरु के अकाल तख्त के सामने एक आम सिख थे। The Punjab state is the most orderly and best governed of all the states in India. He rules with an iron fist, yet his subjects seem content. There is a sense of security here that is rare. वो एक बादशाह था, लेकिन वो एक इंसान भी था, जिसके जज्बात भी बड़े थे। अनपढ़ होते हुए भी उसमें सीखने की ऐसी लगन थी कि वो घंटों तक विदेशी मेहमानों से उनके देश, उनकी सियासत, उनके रीति रिवाज के बारे में पूछते रहते। वो अक्सर जमीन पर आती पालती मार कर बैठ जाते और उनके दरबार में कोई भी उनसे सीधे बात कर सकता था। उन्होंने कोहिनूर हीरा जीता, पर खुद सादे कपड़े पहनते थे। उनके वजीर फकीर अजीजुद्दीन के परिवार से फकीर सैयद वहीदुद्दीन ने अपनी किताब द रियल रंजीत सिंह में लिखा है कि महाराजा खुद को गुरु का एक छोटा सा नगारा कहते थे। वो कहते थे, मेरी क्या औकात, असली बादशाह तो वो है। He is exactly like an old mouse with grey whiskers and one eye. But the moment he speaks, you see the lion. He has an insatiable curiosity. 1839 में वो शेर गिर गया। एक फालिस के हमले ने उसके जिस्म को बेजान कर दिया, पर उसके हौसले को नहीं। बिस्तर से ही वो अपनी सल्तनत चलाता रहा। खुशवंत सिंह जैसे इतिहासकार लिखते हैं कि उनकी मौत एक शतरंज की बाजी का अंत था, जिसके बाद सारे मोहरे आपस में लड़ पड़े। डोगरा भाइयों का दरबार में बढ़ता प्रभाव और सिंधनवालिया सरदारों की अपनी एम्बिशन, सल्तनत को अंग्रेजों ने नहीं, अपनों की गद्दारी ने अंदर से खोखला कर दिया था। It took him 40 years to build it. It took his successors less than 10 years to lose it. सिख सल्तनत हिंदुस्तान के लंबे इतिहास में एक छोटी पर बहुत चमकदार चिंगारी थी, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। वो एक अकेले एकजुट पंजाब का आखिरी महान हाकिम था। उसने खुशहाली, भाईचारे और गर्व का एक दौर बनाया। उनकी विरासत आज भी दुनिया मानती है। साल 2020 में BBC वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन ने दुनिया भर के इतिहासकारों से पूछा और उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम चुना, अलेक्जेंडर द ग्रेट और विंस्टन चर्चिल जैसे नामों से भी ऊपर।